हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 12th ओसीएम से काला पेपर 3 का सेक्शन ए। तो ये वाला सेक्शन ए ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना जिससे आपको पूरा सेक्शन है बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि देखो हमको आपके सपोर्ट की काफी ज्यादा जरूरत है, तो अगर आप लोग ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो कर लेना। और अगर आप लोग अपने 12th की बोर्ड्स की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया तरीके से करना चाहते हो ना तो आप लोग हमारी बैच को ज्वाइन कर लो, सुप्रीम बैच, जिसमें हम लोग 4 सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, अकाउंट्स, टैक्स, इकोनॉमिक्स और ओसीएम, और वो भी बहुत बढ़िया तरीके से, और 3 अलग अलग फैकल्टीज पढ़ाते हैं। तो सच बता रहा हूं, आप सभी लोग हमारी इस बैच को जरूर ज्वाइन करना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो की, जहां पे गाला पेपर 3 का सेक्शन ए हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखे रखा है, व्हाट टाइप ऑफ डिसीजंस आर टेकन एट टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये जुलाई 2023 में आया है कि किस टाइप के डिसीजन टॉप लेवल वाले मैनेजमेंट वाले लेते हैं। तो इसका आंसर आएगा, बाइंग सेलिंग तो नहीं देखते, शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म भी नहीं देखते, तो वो देखते हैं पॉलिसी रिलेटेड डिसीजंस। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देन है नंबर 2, वो सेड दैट यू सेव योर एम्प्लॉयज, योर एम्प्लॉय विल सेव योर्स एवरीथिंग। मतलब आप अपने एम्प्लॉयज को देखो, आपके एम्प्लॉयज को क्या चाहिए वो पता लगाओ, अपने एम्प्लॉयज को बचाओ, वो आपके लिए हर एक चीज बचाने को तैयार हो जाएंगे। तो ऐसा ना पीटर एफ ड्रकर ने कहा था, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देन प्लानिंग इज रिलेटेड टू, अब सीधी सी बात है, हम लोग प्लानिंग किसके लिए करते हैं? कल जो बीत चुका है उसके लिए, आज के लिए, फ्यूचर के लिए। तो फ्यूचर के लिए हमेशा प्लानिंग जो है वो फ्यूचर के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन इज अ शैडो ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो भाई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की शैडो कौन सी है पता है आपको? जहां पे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, वहां पे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती ही होती है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन तो पता ही है आपको, जो काम से काम की बातें होती है, ठीक है, जो अथॉरिटीज पूरी एस्टेब्लिश होती है, रिलेशनशिप होती है सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में, और लोग उनसे ही बातें करते हैं जिनसे उनका काम होता है। पर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में दोस्ती यारी वाली रिलेशनशिप जो है वो देखने को मिलती है, जहां पे कम्युनिकेशन भी, कोई भी किसी से बात कर रहा है, कोई कम्युनिकेशन बिल्ट नहीं है, सब अपने कलीग्स आपस में बात कर रहे हैं, दोस्त की तरह बात कर रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, खाने पीने जा रहे हैं, ठीक है, तो वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है। देन है नंबर 5, इन विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वर्क इज गिवन मोर इंपॉर्टेंस देन डिपार्टमेंट। तो वर्क को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, किसको? वर्क को। तो भाई वर्क को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है ना, तो वो फंक्शनल होगा। ठीक है, फंक्शनल में ही ऐसा होता है कि वर्क को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं डिपार्टमेंट से, बट डिपार्टमेंट को किस में ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं? तो लीनियर के अंदर। ठीक है, पर वो अभी बाद में कभी क्वेश्चन आएगा तो बताऊंगा। तो याद रखना, अगर डिपार्टमेंट को इंपॉर्टेंस देने की बात आए तो लीनियर, और वर्क को इंपॉर्टेंस देने की बात आए ना तो फंक्शनल आएगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट है नंबर 6, एम्प्लॉयज आर डैश फॉर बिजनेस। तो एम्प्लॉय बिजनेस के लिए क्या है? पैसों के बराबर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्ट्रेंथ है, या इनवैल्यूएबल एसेट है। तो याद रखना, एम्प्लॉयज बिजनेस के लिए इनवैल्यूएबल एसेट्स माने जाते हैं। ठीक है, मतलब गिन नहीं सकते, इतने अच्छे एसेट्स है इनवैल्यूएबल, जिनकी वैल्यूएशन ही नहीं कर सकते। देन है नंबर 7, process of procurement at the right time in right number for appropriate position and person with the right qualification means। तो ये जो है ना वो रिक्रूटमेंट का मीनिंग देके रखा है, रिक्रूटमेंट की डेफिनेशन देके रखी है कि रिक्रूटमेंट में ना सही पर्सन को सही टाइम पे सही क्वालिफिकेशन वाले आदमी को हम लोग जब प्रॉकर करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, उसको ही हम लोग रिक्रूटमेंट कहते हैं। देन बात करें नंबर 8, इन विच ईयर Abraham Maslow's प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की नीड्स वाज प्रेजेंटेड। तो याद रखना वो कौन से ईयर में आया था? इन द ईयर 1943 के अंदर अब्राहम का जो प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स है ना वो आया था। नेक्स्ट है नंबर 9, विच ऑफ फॉलोइंग इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल इंसेंटिव। ये देखो 2 बार एग्जाम में आया है, जुलाई 22 में भी और मार्च 24 के अंदर भी। तो फाइनेंशियल इंसेंटिव से कौन रिलेट करता है? प्रमोशन, एप्रिसिएशन, जॉब सिक्योरिटी, एप्रिसिएशन ऑफ वर्क एंड रिवॉर्ड। तो देखो एप्रिसिएशन, जॉब सिक्योरिटी तो फाइनेंशियल नहीं हुए, ये नॉन फाइनेंशियल हुए। एप्रिसिएशन ऑफ वर्क और रिवॉर्ड, काम अच्छा किया, वाह वाह, तो वो नहीं चलता। फाइनेंशियल इंसेंटिव के अंदर प्रमोशन आता है, क्योंकि प्रमोशन में ना सैलरी भी बढ़ती है और हमारी इनकम भी बढ़ती है, पोजीशन भी बढ़ती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नंबर 10 पे। तो 10 नंबर क्या देके रखा है? व्हाट शुड बी डन व्हेन ऑर्गेनाइजेशन ऑब्टेन्स बेटर रिजल्ट देन सेटिंग स्टैंडर्ड। अच्छा, ये बहुत परफेक्ट क्वेश्चन है, जून 2024 में आया था कि क्या होगा
जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आसानी से अपने रिजल्ट को अचीव कर रही है, जो सोचा है, जो स्टैंडर्ड बनाया है, प्लान किया है जिस चीज के लिए, उससे ज्यादा जल्दी वो अपने रिजल्ट को अचीव कर रही है, तो इसका एक ही आंसर होगा, उसको अपने स्टैंडर्ड्स को इंप्रूव करना चाहिए, उसको अपने स्टैंडर्ड्स को अच्छे से सेट करना चाहिए, तब जाके वो नए स्टैंडर्ड्स को अचीव थोड़ी मुश्किल से कर पाएगी। ठीक है, मतलब थोड़ा टाइम लगेगा, अच्छे से कर पाएंगे। तो यहाँ पे बहुत आसानी से रिजल्ट पा ले रहे थे, तो स्टैंडर्ड्स को अब बढ़ाना चाहिए। देन है नंबर 11, कैपिटल स्ट्रक्चर। हैविंग प्रॉपर रेशियो ऑफ इक्विटी एंड डेट मींस ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर जहां पे इक्विटी और डेट का एक प्रॉपर रेशियो हो, उसको अपने क्या कहते हैं, तो उसको ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं, कि एक बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर जहां पे इक्विटी और डेट दोनों को बराबर रखा गया है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर 12 पे। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग 12 जीएसईबी में हो और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन करना चाहते हो ना, तो आप लोग हमारी सुप्रीम बैच में ज्वाइन हो सकते हो, जहां पे हम लोग 4 सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और ओसीएम, और चारों सब्जेक्ट्स की जो फीस है वो है 1999। सिर्फ 1999 में आपको चारों सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, जहां पे हम लोग बहुत एक्सपीरियंस फैकल्टीज पढ़ाते हैं। मैं आप लोग को इकोनॉमिक्स और ओसीएम पढ़ाऊंगा, कल्पेश सर आपको अकाउंट्स पढ़ाएंगे, हेमल सर आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे, और इस बैच के अंदर आपको पास्ट ईयर के पेपर्स का भी हम लोग सॉल्यूशन करवाएंगे, एज वेल एज गाला पेपर सॉल्यूशंस भी अच्छे से प्रोवाइड करेंगे, और चैप्टर वाइज आपको अकाउंट्स और स्टैट्स के वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, और इकोनॉमिक्स और ओसीएम के आपको वन शॉट वीडियोस भी इस बैच में मिल जाएंगे। तो सच बता रहा हूं, आप लोग हमारी इस बैच को ज्वाइन कर लो, और एग्जाम के टाइम पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम लोग सबसे पहले इस बैच में प्रोवाइड करेंगे, जो आपकी एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। और अगर आप हमारी बैच के बारे में ज्यादा डिटेल्स पता लगाना चाहते हो, तो आप लोग हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो www.ugt.co.in, और हमारा जो नंबर है व्हाट्सएप नंबर भी है, एज वेल एज आप हमें कॉल भी कर सकते हो इस नंबर पे। अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो 7202012221। और अगर आप हमारी बैच में जुड़ना चाहते हो तो हमारी ऐप को डाउनलोड करो प्ले स्टोर से, यूजीटी नाम पे अवेलेबल है। और अगर आप लोग आईफोन यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट के नाम से ऐप स्टोर पे अवेलेबल है। ठीक है, और ऐप स्टोर से जैसे ही डाउनलोड कर लोगे ना, तो आप ये ORG कोड डाल देना VUGKX। और सच बता रहा हूं, काफी सारे बच्चे हमारे इस कोर्स में ज्वाइन हो गए और उनका अच्छा खासा रिजल्ट आएगा। आप भी अपना रिजल्ट बढ़ाना चाहते हो ना, तो हमारी इस बैच में जरूर ज्वाइन होना। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर 12 पे। What is the need of working capital in business organization? एक बिजनेस के अंदर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कैसी होती है? ठीक है, तो भाई फॉर रूटीन मैनेजमेंट, टू अर्न डे टू डे इनकम, फॉर डे टू डे एक्सपेंसेस। यस, ये करेक्ट आंसर है, फॉर डे टू डे एक्सपेंसेस, मतलब हर रोज का जो खर्चा होता है ना, उसके लिए वर्किंग कैपिटल का यूज किया जाता है। फिर चाहे वेजेस हो, लेबर्स का, या रॉ मटेरियल हो जाए, उन सबके खर्चे को, डे टू डे एक्सपेंस को वर्किंग कैपिटल से निकालते हैं। Then from whom certificate of registration is to be obtained by a depository। अब आपको पता ही अपने इंडिया में दो तरह की डिपोजिटरी है, CDSL और NSDL। तो ये दो डिपोजिटरी को किसके वहां रजिस्ट्रेशन करवाना होता है? तो सिंपल आंसर है, सेबी के पास रजिस्ट्रेशन करवाना होता है अपनी ऑपरेशंस को शुरू करने से पहले, जिसको अपने बोलते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। When did the RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इश्यूड फर्स्ट कमर्शियल पेपर? तो भाई ये तो बहुत आसान है, पहला कमर्शियल पेपर इंडिया में आरबीआई ने इश्यू किया था, और वो भी था ईयर 1990 के अंदर इसको इश्यू किया था। इन मार्केटिंग मैनेजमेंट डैश इज एट द सेंटर। ये तो एकदम आसान वाला क्वेश्चन है, मार्च 2024 और 22 में भी आया था। ठीक है, कि मार्केटिंग मैनेजमेंट जो है वो किसको बीच में रखता है? प्रोडक्ट को, प्रोडक्शन को, या प्रॉफिट को? तीनों गलत आंसर है, सही आंसर है अपना कस्टमर को जो है वो इन द सेंटर रखता है। देन है नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग मैनेजर? मार्केटिंग मैनेजर का कौन सा फंक्शन इन चारों के अंदर से? मार्केट द गुड्स कंज्यूमेबल, स्टोरेज ऑफ गुड्स, सेल्स, या मार्केट सेगमेंटेशन? यस, मार्केट सेगमेंटेशन जो है वो एक मार्केटिंग मैनेजर का फंक्शन माना जाता है। ठीक है, और आपको पता होगा अपने ने फंक्शन ऑफ मार्केटिंग देखा था, उसमें मार्केट सेगमेंटेशन भी था, जो एक फंक्शन माना जाता है मार्केटिंग का। क्लियर? चलो नेक्स्ट आगे बात करें नंबर 17, द मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर इंस्टीट्यूशन वर्किंग वॉलंटरी आर मेंबर्स ऑफ विच इंस्टीट्यूशंस? तो ये ना अहमदाबाद वाली है शायद, CERC। ठीक है, कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, शायद यहां देके रखा है 19 नंबर में, ये रहा।
कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, CERC, ये इसका आंसर है, जो वॉलेंट्री वर्क करती है अपने मेंबर्स के साथ मिलके। व्हेन वाज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास? ये तो बहुत आसान है। कंज्यूमर एक्ट पास कौन से ईयर में हुआ था? तो भाई 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को पास किया गया था। विथ विच कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप अहमदाबाद इज कनेक्टेड? तो भाई अभी मैंने बताया CERC, कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, अहमदाबाद के अंदर है, ठीक है, लोकेटेड है। और लास्ट क्वेश्चन पे आता है नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट इंक्लूडेड इन द बेनिफिट ऑफ प्राइवेटाइजेशन? प्राइवेटाइजेशन में इन सब में से कौन सा ऑप्शन नहीं होता? इंक्रीज प्रोडक्टिविटी होता है, एब्सेंस ऑफ पॉलिटिकल इंटरफियरेंस ये भी सही है, यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी ये भी सही है, पर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ एम्प्लॉय नहीं है। प्राइवेटाइजेशन एक्सप्लॉइट नहीं करता एम्प्लॉयज को, उनके साथ कुछ गलत नहीं करता, तो ये ऑप्शन सही है। वैसे देखने जाए तो ये इंक्लूड नहीं होता प्राइवेटाइजेशन में, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ एम्प्लॉयज। क्लियर? तो आज के इस लेक्चर में मैंने आपको सेक्शन ए के 20 के 20 एमसीक्यूज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। आप अपने जितने भी दोस्त हैं ना, सब तक हमारे चैनल को पहुंचा दीजिए, इस वीडियो को सब तक पहुंचा दीजिए और उनको भी कहिए कि सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपके लिए आगे भी ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहे और हमको मोटिवेशन मिले। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।